हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का ए टू जेड फार्मूला यानी सूत्र और उसके सारे कंसेप्ट को समझेंगे, जिससे हम 12th एग्जाम में आसानी से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं और साथ ही साथ लघु उत्तरीय प्रश्न को भी खुद से डिस्कशन कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है पढ़ना है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इसका परिभाषा तो होता है कि किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट में इकाई समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका फार्मूला, यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है या इसका मात्रक कूलाम पर सेकंड होता है। इसका संकेत जो होता है कैपिटल I, यानी कैपिटल I का फार्मूला विद्युत धारा का जो फार्मूला होगा I बराबर Q/T आवेश बटा समय। याद रखिएगा, विद्युत धारा का जो फार्मूला होगा आवेश बटा समय। यदि किसी चालक में समय के साथ आवेश लगातार क्या हो रहा, बदल रहा हो, यानी कोई चालक है उसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है समय के साथ लगातार बदल रहा है, यानी अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश पास करता है और अगले 1 सेकंड में 2 कूलाम आवेश पास करता है, फिर अगले 1 सेकंड में 4 कूलाम आवेश पास करता है यानी प्रवाहित करता है, तो उस स्थिति में हम सब विद्युत धारा निकालेंगे कैसे? तो उस स्थिति में हम सब विद्युत धारा जो निकालेंगे वो तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालेंगे, जिसका फार्मूला होगा I बराबर dQ/dt। ये आपका फार्मूला आ गया तात्क्षणिक धारा का। तो यहां से विद्युत धारा का 2 फार्मूला बेसिकली आया एकदम सिंपल में, I बराबर Q/T और दूसरा फार्मूला आया dQ/dt। अब इसका बाद अगला पढ़ना हम सबके है ओम के नियम क्या है। तो ओम के नियम आप सब जानते हैं, 10वां में भी पढ़ना इसको है कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। लेकिन याद रखिएगा कि यह नियम फॉलो तब करता है जब उस चालक का आकार, ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब जाकर भी समानुपाती जो होता है I यानी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो है उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है भी। अब समानुपाती हटता तो एक नियतांक आता है जिसे हम सब R कहते हैं, जिसका नाम रखा गया है प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, यानी V बराबर आ गया आपका I इंटू R। V बराबर क्या आ गया? I इंटू R या RI, जहां R क्या है, जहां R एक प्रतिरोध है, R एक प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो होगा, ऐसे यहाँ से फार्मूला से देखा जाए तो R का मान जो आ जाएगा V/I, यानी V तो विभवांतर है, इसका मात्रक याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मात्रक ही पूछता है। और हम सबसे पहले ही कहें कि इस वीडियो में सिर्फ फार्मूला तो बताएंगे पूरा, उसके सारे कंसेप्ट को भी समझाएंगे, जिससे आपका एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इससे संबंधित सारा डिस्कशन हो जाएगा, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक बताएं एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर को ही हम सब ओम कहते हैं। यानी इसका R का मात्रक अगर लिखा जाए तो R का कौन मात्रक? SI मात्रक ओम होता है। अब देखें तो यहाँ पे कंसेप्ट ये समझाना कि V और I के बीच ग्राफ खींचा जाए, V और I के बीच ग्राफ। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको कुछ भी लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उतारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ देखें, अगर ग्राफ देखा जाए किसके बीच? I और V के बीच। तो ये ग्राफ को गौर से देखा जाए, V बराबर RI, जहां R नियतांक है, तो आप ऐसा ग्राफ पढ़े होंगे कि Y बराबर MX,
y बराबर mx। तो ये ऐसा ग्राफ कहां से पास करता है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन से पास करेगा, और जहां m क्या है, ढाल है, यानी tan थीटा। यानी कैसा ग्राफ बनेगा, रेखीय बनेगा, क्योंकि y के पावर 1 और x के पावर 1 है। इसका ग्राफ जो होगा सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखा जाए v के पावर भी 1 है और धारा I के पावर भी 1 है, इसका जो ग्राफ होगा वो रेखीय होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। जो कहां से पास करेगा, मूल बिंदु से पास करेगा। इसका ढाल जो होता है, ढाल यहां से लेते हैं थीटा, अगर मान लेते हैं तो ढाल, इस रेखा का ढाल जो होगा, ढाल लिख रहे हैं, ढाल बराबर tan थीटा। इस tan थीटा का मान कितना होगा, r, क्योंकि यहाँ पे m जो दिया है वो यहाँ पे m किसके बराबर है, r के बराबर है। याद रखिएगा tan थीटा बराबर r। ये कब होगा, जब v और i एक समानुपाती है, v समानुपाती i। तो ये था आपका ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी क्या करता है कि v को x अक्ष पर रख देगा, i को v y अक्ष पर रख देगा, उलट देगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर v बराबर r i है तो ग्राफ लिखे y बराबर mx। लेकिन अगर i बराबर क्या हो, तो r इधर में तो 1/r इंटू v हो जाएगा। अब इसका ग्राफ जब खींचा जाए, भी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर देता बच्चा को। अब देखिए तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा इस तरह से, अब यहाँ पे जो ढाल आएगा tan थीटा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। फिर से याद करेंगे, उसका ढाल तो पढ़ाए थे, tan थीटा होता है और tan थीटा का मान r होता है। लेकिन r तब होगा जब यहाँ पे v था y अक्ष पर और x अक्ष पर i था। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, v y अक्ष पर क्या आ गया, i। यानी ग्राफ देखा जाए यहाँ पे तो y बराबर mx। अब यहाँ पे जो m जो है किसके बराबर आ रहा है, 1/r के बराबर आ रहा है। m को बोलते हैं ढाल, मतलब tan थीटा। यानी m बराबर कितना आ गया, 1/r। फिर ध्यान दीजिए m मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का मान r नहीं है, 1/r, इसलिए लिखते हैं इसको, r को इधर भेज देंगे तो r बराबर 1/tan थीटा। इसलिए यहाँ पे r का मान जो आएगा cot थीटा। तो क्या करेगा, इस तरह से ग्राफ दे देगा i और v के बीच, और कहेगा अगर प्रतिरोध क्या होगा, तो कहेगा यार सर प्रतिरोध तो tan थीटा होता, ढाल होता, लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा, cot थीटा। तो ये था ओम के नियम पर ही आधारित क्वेश्चन था। थोड़ा सा उलट के क्वेश्चन पूछता है जिससे बच्चा कंफ्यूज न हो, तो आपको कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगला बात करते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है वो क्या है, एक फैक्टर है, एक कारक है जो किसी भी चालक में प्रवाहित धारा को क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक तो बता चुके हैं, ओम होता है, इसका संकेत कैपिटल R होता है। यह प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जैसे में एक हम लेते हैं कि लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई यानी प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करेगा, यानी लिखते हैं R समानुपाती प्रतिरोध लंबाई R समानुपाती L, और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। मोटाई जितना ज्यादा बढ़ेगा आसानी से धारा का प्रवाह होगा, इसलिए R समानुपाती जो होता है L/A, R समानुपाती हर तरह क्या आता है, रो आता है, बट L × A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम सिखाना चाह रहे थे। अब चाहते थे डायरेक्ट फॉर्मूला ला देते हैं, लेकिन हम समझाएंगे कैसे आया कि R लंबाई जितना ज्यादा लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अब दोनों के मिला दिया जाए तो R समानुपाती L/A होगा, जहां न्यतांक आया क्या, रो क्या है, वो प्रतिरोध पदार्थ का गुण है जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। अब भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होगा। प्रतिरोधकता न लंबाई पर निर्भर करता है ना ही क्षेत्रफल निर्भर करता है, क्योंकि लंबाई, अगर कोई एल्यूमिनियम का तार है और उसको लंबा कर दिया जाए तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बढ़ेगा। अगर कोई एल्यूमिनियम का तार है और उसे क्या कर दिया जाए, उसका क्षेत्रफल को मोटा कर दिया जाए, मोटा एल्यूमिनियम का तार ले लिया जाए तो प्रतिरोध तो घट जाएगा, लेकिन
प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रतिरोधकता नियत ही रहेगा। हाँ, एल्युमिनियम के तार को उसी आकार वाले, उसी लंबाई वाले अगर कोई ले लेते, तांबा की तार लेते हैं तो प्रतिरोधकता भी बदलेगा और साथ ही साथ प्रतिरोध भी बदलेगा। क्यों? कि प्रतिरोधकता बदल जाने से प्रतिरोध भी बदल जाएगा। तो आर निर्भर किया रोह पर, ना कि रोह निर्भर किया आर पर। ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिरोधकता बदलेगा तो आर भी बदलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आर बदले ही तो प्रतिरोधकता बदले। जैसे एल्युमिनियम के तार को लंबा कर दिया जाए, मोटा कर दिया जाए, प्रतिरोध तो बदल जाएगा लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। ये आपका कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं जिससे आपका ऑब्जेक्टिव आसानी से डिस्कशन हो। तो आर बराबर रोह एल बाई ए, याद रहेगा, आर बराबर रोह एल बाई ए, जहां रो क्या है? प्रतिरोधकता। एक आता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जो होता है ये बताता है चालकता के गुण के बारे में कि कितना आसानी से धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी किसी चालक में कितनी सुगमता से, कितनी आसानी से धारा का प्रवाह हो रहा है, उस गुण को बताता है विशिष्ट चालकता। यह विशिष्ट चालकता जो होगा प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता बढ़ने से आर बढ़ता है और आर जितना ज्यादा बढ़ेगा धारा का प्रवाह में उतना ही रुकावट होगा। इसलिए विशिष्ट चालकता जो होगा प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है कि प्रतिरोधकता जितना ज्यादा होगा विशिष्ट चालकता कम होगा, और प्रतिरोधकता जितना ही कम होगा उतना ही विशिष्ट चालकता अधिक होगा। तो यानी कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता का संकेत जो लेते हैं हम सब सिग्मा लेते हैं और प्रतिरोधकता का संकेत रो लेते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन मात्रक एग्जाम में बार पूछता है, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ देता है, बीमा पूछ देता है। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता का अगर मात्रक निकालना हो तो उसको तो लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? जैसे हम बताए थे आर बराबर रो एल बाई ए। तो देखिए तो यहाँ से रोह क्या आएगा? रोह बराबर आर इंटू ए बटा एल। अब गौर से देखा जाए आर का मात्रक तो ओम होता है और एरिया है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा और लंबाई का मात्रक मीटर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो बचेगा क्या? ओम मीटर। यानी याद रखिएगा कि इसका मात्रक जो होगा रोह का एस आई मात्रक, प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक। इस क्वेश्चन को बोर्ड में कई बार पूछा है कि प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा ओम मीटर होता है। क्या होता है? क्या होता होगा? बोलो, ओम मीटर होता है। तो बताइए सिग्मा का मात्रक क्या होगा? तो सर सिग्मा का जो मात्रक होगा, सिग्मा का एसआई मात्रक जो होगा 1 ओम मीटर। तो उलट जाएगा तो क्या? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये पूछता है। तो यहां से आप विशिष्ट चालकता भी सीख चुके हैं कि क्या है, इसका मात्रक भी जान चुके हैं। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और इससे संबंधित अगर न्यूमेरिकल देता है फॉर्मूला पे तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो आपको बोर नहीं हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा आसान ही है। लेकिन आपको अगर याद कर लेते हैं तो आपका करेंट जो चैप्टर है इससे डर भाग जाएगा और इससे क्वेश्चन जो आएगा 100% आप बना लीजिएगा, इसकी गारंटी है। अब अगला है कि प्रतिरोधकों को श्रेणीक्रम। प्रतिरोधक मतलब होता है कि वो वैसा पदार्थ जिसमें प्रतिरोध उपस्थित हो, उसे प्रतिरोधक कहते हैं। तार भी क्या है? प्रतिरोधक है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध उपस्थित होता है। तो हम प्रतिरोध तो फैक्टर ना है, उसको जोड़ते नहीं है। किसको जोड़ेंगे? तार को जोड़ेंगे जिसमें प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध पूछता है। क्या पूछता है? समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला याद रखिएगा, जिसका हम संकेत लेते हैं आर एस। क्या होगा? R1 प्लस R2 डॉट डॉट R3 डॉट 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 प्लस RN। तो ये सिंपल सा 10वां में भी इसको पढ़ना था कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध क्या था? सिंपल जोड़ है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ये है आपका। लेकिन यहां से एक ऑब्जेक्टिव आता है या बार पूछते रहता है कि अगर सभी प्रतिरोधों को एक समान होगा तो क्या आ सकता है? सभी प्रतिरोध एक समान होगा, आर 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 एन तक जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं आप एन आर। याद रखिएगा इस किसके लिए आया? जब सभी प्रतिरोध एक समान हो। दूसरा इसमें क्या पूछ सकता है एग्जाम में
कि बताइए तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है क्या सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है कि छोटा होता है कि बराबर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे जैसे मान लेते एक सिंपल सा क्वेश्चन देकर ही आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कि अगर मान लेते 1 ओम 2 ओम और 3 ओम का कितना प्रतिरोध दिया गया है, 3 प्रतिरोध। अब कैसे जोड़ेंगे इसको, हम श्रेणी में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो सारे बच्चे बता चुका होगा कि सर समतुल्य प्रतिरोध तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, RS का मान जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध 3 को लिखेंगे, अगर 4 प्रतिरोध होता तो 4 बार लिखते। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया, 6 ओम। अब देखा जाए RS जो आया 6 ओम, RS कितना आया है 6 ओम जो है वो देखा जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध से क्या है, बड़ा है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है। ये पॉइंट याद रहेगा। और दूसरा इसमें एक पॉइंट और पूछता है, तो चलिए इसके बाद आगे बताएंगे। पहले हम समांतर क्रम समझाएंगे, फिर आपसे हम सवाल करेंगे। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या है। प्रतिरोधकों का, क्योंकि तार को जोड़ेंगे ना कि इसको प्रतिरोध को, क्योंकि एक फैक्टर वो तो है। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे आप सब, 1 वाटा संकेत में लेते हैं वाट RP समतुल्य प्रतिरोध 1 वाटा R1 प्लस 1 वाटा R2 प्लस 1 वाटा R3 डॉट 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 1 वाटा RN। अगर इसमें भी कह सकता है सभी प्रतिरोध एक समान हो, यानी R1 R हो, 1 वटा R 1 वटा R 1 वटा R, तो क्या होगा 1 वटा R 1 वटा R n टर्म में होगा। तो इसका मान कितना होगा, 1 वटा RP के जो मान आएगा n वटा R, इसलिए यहाँ पे RP कितना आ जाएगा R बटा n, याद रहेगा R बटा n, ये आया। दूसरा कंसेप्ट क्या पूछेगा कि बताइए तो समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है क्या सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है या छोटा होता है या कुछ भी हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसको बनाने के लिए हम एक सिंपल सा फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं कि चलिए 3 प्रतिरोध देते हैं, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध हो। इसको कैसे जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझाने के लिए कैसे जोड़े हैं। 3 प्रतिरोध को क्या किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आता है चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या, 1 वाटा RP 1 वाटा R1 प्लस 1 वाटा R2 प्लस 1 वाटा R3। R1 के मान 1, R2 के मान 2, R3 के मान 3। लघुत्तम आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, लघुत्तम 6 आएगा। 1 6 2 3 और 3 6 3 2 5 और 5 11। यहाँ पे 1 वाट RP के मान देखा जाए, RP के जो मान आएगा 6 बटा 11, क्योंकि यहाँ पे आया है 11 बटा 6। अब गौर से देखिए 6 बटा 11, 6 बटा 11 जो वैल्यू आया है वो लगभग क्या होगा, 1 पॉइंट भी नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो पता चला RP के मान जो आ रहा है वो 0 पॉइंट समथिंग। देखो तो सब प्रतिरोध का मान क्या है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो सबसे छोटा आया। तो याद रखिएगा कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में कि बताइए समान प्रतिरोधकों के संयोजन में किस स्थिति में समतुल्य प्रतिरोध का मान महत्तम प्राप्त होता है। किस स्थिति में समतुल्य प्रतिरोध का मान महत्तम प्राप्त होता है बताइए। तो आप बता दिए होंगे कि सर श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में ही देखा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना गुना आ गया, n गुना, n टर्म। लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम में देखें तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से घट गया, जबकि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध आया है वो प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा है। तो महत्तम प्रतिरोध प्राप्त किसमें होता है, श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है समांतर क्रम में। ये पॉइंट को याद रखिएगा। अब इसके बाद हम सब बात करते हैं अनुगमन वेग या संवाहन वेग या अपवाह वेग।
यहाँ पे सिंपल से है क्या है कि किसी भी चालक लेंगे, कोई भी चालक लेंगे और उस चालक को क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देते हैं। तो जब वैसी बैटरी से जोड़ेंगे तो ये बैटरी के कारण क्या होगा, इस सिरों के बीच विभवांतर, इसे विभवांतर तो उत्पन्न हुआ है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है। लेकिन हम बताए थे क्लास में भी कि सारे इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए अब सारे इलेक्ट्रॉन का वेग बताना संभव नहीं है क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है पता नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें औसत वेग की बात करते हैं कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी आरोपित कर दिया जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नियत औसत वेग से गति करने लगता है, जिसे हम सब क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं या संवहन वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। इसका व्यंजक या फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना होता है, इसका संकेत लेते हैं VD, मात्रक तो वही होगा मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होगा, E कैपिटल E, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, और ये है टाउ शिथिलन समय यानी श्रांति काल। शिथिलन समय क्या आप सबको पता होगा, ये जब हमको पता है क्या कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी धनायन से टकराता है, दो लगातार धनायन से टकराने के बीच लगा औसत समय को ही श्रांति काल कहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें धनायन बनता है और धनायन से क्या करता है, रिक्त स्थान से टकराता है, तो दो लगातार धनायनों से टकराने के बीच लगा औसत समय को हम सब श्रांति कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि अनुगमन वेग VD बराबर क्या होगा, E बोली तो E बटा m इंटू टाउ होता है। तो याद रखिएगा, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सबका। अगला क्या है, धारा घनत्व क्या है। तो धारा घनत्व बताया जाता है कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली लंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धारा के अनुदिश होती है। इसका SI मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है और इसका संकेत वेक्टर जो होता है, यानी J बराबर जो होगा वो I बटा A। J है धारा घनत्व और I विद्युत धारा और A क्या है, क्षेत्रफल। ये आपका है फॉर्मूला। यहाँ पे I का मान निकल जाता है कहो J इंटू A। अगर वेक्टर में लिया जाए तो धारा तो अदिश राशि है, लेकिन वेक्टर क्या है, ये सदिश राशि, वेक्टर J डॉट वेक्टर A। ये भी कभी कभी अप्लाई होता है। I और कहेंगे दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अदिश होता है, तो वेक्टर J डॉट वेक्टर A, मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका धारा घनत्व। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुगमन वेग धारा घनत्व प्रतिरोधकता के बीच संबंध। तो जस्ट हम एक फॉर्मूला याद रखना है, धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है। I बराबर सिद्ध किया गया है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही समझाना है। I बराबर NEAVD, क्या यहाँ पे फॉर्मूला अगर सिद्ध करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पे क्या है बताने, इस वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं, पूरा A to Z फार्मूला और उसका कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ना कि फार्मूला को ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, जो सिंपल सा है फार्मूला बेस्ड परिभाषा है उसको आसानी से समझा रहे हैं कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा 100%। तो I बराबर क्या होता है, NEAVD, जहाँ N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, A चालक का क्षेत्रफल है, अब VD अनुगमन वेग है और I विद्युत धारा है। तो ये फार्मूला आता है, याद रखिएगा इस फार्मूला को। अब यहां से क्या किया जाए कि अगर A को इधर भेज दिया जाए तो NEVD हो जाएगा, और देखो तो I बटा A को अब जस्ट लिखे थे J, तो J का मान कितना आ गया, NEVD। ये आपका फार्मूला आ गया। तो बोलो तो J बराबर NEVD, J बराबर क्या हुआ, NEVD। J क्या है, धारा घनत्व है। तो ये संबंध आपके आ गया, फार्मूला पूछता है। लेकिन अगला क्या कह रहा, प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है धारा घनत्व, J बराबर 1 बटा रो इंटू कैपिटल E, विद्युत क्षेत्र। J धारा घनत्व है और 1 बटा रो क्या है, प्रतिरोधकता है, I विद्युत क्षेत्र है। अब इसी को लिखते हैं J बराबर
सिग्मा इंटू ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। धारा घनत्व का ये भी फॉर्मूला पूछ सकता है, जे बराबर सिग्मा ई, क्योंकि 1/ρ को बोलते हैं विशिष्ट चालकता, सिग्मा इंटू ई। ये भी फॉर्मूला आ सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए, जूल का नियम क्या है। तो जूल वैज्ञानिक नाम है, उसने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उस तार में क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, और उस उष्मा का मान लिखा है H बराबर I स्क्वायर RT, याद रहेगा I स्क्वायर RT। ये आपका फॉर्मूला आ गया जूल का नियम से उत्पन्न। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस तार में उष्मा उत्पन्न होता है, और इस घटना को बोलते हैं उष्मीय प्रभाव। तो इसे H क्या है, चालक तार में उत्पन्न उष्मा, I क्या है, कितना धारा प्रवाहित किया, I धारा पर, उस चालक का प्रतिरोध कितना R है, और कितना समय में, T समय में। लेकिन अगर बोला जाए कि नहीं, अगर बहुत से तार है और सब में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उष्मा निकालना होगा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर सभी तार प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में होगा तो उसके लिए उष्मा का मान जो लिखेंगे H बराबर I स्क्वायर R T, और यही लिखेंगे फॉर्मूला जो अभी जस्ट लिखे थे। और ये किसके लिए लिखे हैं, श्रेणी क्रम के लिए अप्लाई। जब भी श्रेणी क्रम में तार होगा बहुत सा, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे I स्क्वायर RT, श्रेणी क्रम के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए समांतर क्रम के लिए, तो समांतर के लिए आप लिखिएगा I को लिख दीजिएगा ओम के नियम से V बटा R, तो V स्क्वायर बटा R स्क्वायर, एक R कट गया तो V स्क्वायर बटा R इंटू T। ये उष्मा का मान लिख दीजिएगा। लेकिन किसके लिए लिखिएगा, कब अप्लाई कीजिएगा, समांतर क्रम के लिए, जिससे आसानी से होगा, तार का निकल जाएगा, समांतर क्रम के लिए। तो ये था आपका H बराबर V स्क्वायर RT। अगला क्या है, वैद्युत शक्ति। 10 बस यहाँ तक रोक दिया जाएगा। तो शक्ति क्या है, शक्ति का संकेत आप सब जानते हैं P होता है, और P का मान लिखेंगे V स्क्वायर। ऐसे तो होता कार्य बटा समय W/T, और W का मान ध्यान दीजिएगा, W का मान जो होता है जस्ट लिखे थे VIT। V क्योंकि कार्य जूल के नियम से ही सिद्ध किया जाता है। W बराबर क्या होता है, VIT। इसी को आगे बढ़ के हम सब लिख देते हैं। यहाँ P का मान कितना आ गया, V इंटू I, यानी ये भी फॉर्मूला आ गया। क्योंकि याद रखिएगा W जो होगा VIT, अब VIT को ही कर देते हैं I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बटा R इंटू T। तो ये आपका था कार्य। तो सर आप तो लिखे तो उष्मा के लिए, अरे भाई जो कार्य किए हैं धारा प्रवाहित कराकर, वही कार्य तो उष्मा के रूप में बदल गया था, इसलिए इसको हम लिखते थे H बराबर V स्क्वायर R बटा RT, H बराबर I स्क्वायर RT। लेकिन यहाँ पे P बराबर तो VI आ गया। लेकिन अगर हमें पूछता किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए, तो यहाँ पे P का मान जो अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा शक्ति निकालना हो और बहुत सारे तार जुड़ा हुआ हो, और श्रेणी क्रम के लिए बताना कि किस तार में कितना शक्ति होगा, और सब श्रेणी क्रम में है, तो P बराबर जो लिखेंगे I स्क्वायर R, ताकि V का मान लिख दिए हैं IR, तो I स्क्वायर R, ये श्रेणी क्रम के लिए आ गया, श्रेणी के लिए। अगर समांतर क्रम में पूछेगा तो P जो लिखिएगा V स्क्वायर बटा R, ये आपका आ गया समांतर क्रम के लिए। ये सारा आपका फार्मूला है, कंसेप्ट है, जिससे आपका सारे ऑब्जेक्टिव 12th में 100% बनेगा, इसकी गारंटी है। और साथ ही साथ आप लघुत्तरीय प्रश्न को भी अगर इससे संबंधित हो आएगा, एग्जाम में आता ही है, आएगा, 100% बना लीजिएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन पूरा फार्मूला इस लेक्चर में नहीं हुआ होगा, क्योंकि लेक्चर और बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको लेक्चर को पार्ट 1 किया गया है। यानी एक पार्ट इसका और आएगा, जिसमें आपको जो बचा हुआ है फार्मूला है सर्किट का है, या जितने भी विभव मापी यंत्र है, सारे यंत्र का हम उसका फार्मूला लेके आएंगे और उसके सारे कंसेप्ट को समझाएंगे, जिससे आपका पूरा A to Z फार्मूला और कंसेप्ट विद्युत धारा का क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। उम्मीद है कि आप ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा।
अगर कोई भी दिक्कत है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जरूर कमेंट के जरिए बताएं और इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और नए नए वीडियो को आपको बढ़िया ढंग से भेजने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम सब इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।